नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबुल वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर आ जाता है हमारा 30। ठीक है, इससे पहले हमने 29 प्रैक्टिस सेट देख रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है प्लेलिस्ट का, वहाँ पे जाके सारे के सारे आप देख सकते हैं। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर किसी को राम सिंह यादव की बुक खरीदना है जो 50 प्रैक्टिस सेट वालों आती है, ठीक है, 50 प्रैक्टिस सेट वाली जो बुक आती है, अगर आपको खरीदना है तो बुक स्टोर से मत खरीदेगा, आप हमसे ले सकते हैं ओनली 25 रुपये में। ठीक है, आपको ओनली यहाँ पर 25 रुपये में दी जा रही है राम सिंह यादव की 50 प्रैक्टिस सेट वाली बुक। अगर किसी को राम सिंह यादव की सिर्फ बुक होती है, ठीक है, उसको खरीदना है तो वह भी खरीद सकता है, वो भी ओनली 25 रुपये में। ठीक है, दोनों बुक आपको कितने रुपये में दी जा रही हैं? ओनली 50 रुपये में दी जा रही हैं। ठीक है, अगर आप इन दोनों को बुक स्टोर से खरीदोगे तो कम से कम आपको 250 रुपये पे करना पड़ेगा। कम से कम कर रहा हूँ, 250 रुपये पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, आप हमारे यहाँ से खरीदेगा ओनली 50 रुपये में, आपको दोनों की दोनों बुकों का कॉम्बो हो जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं फिर आगे क्वेश्चनों की ओर। तो आपको पता है सारा की सारा, ठीक है, 1 घंटे का समय होता है और 100 मार्क्स का आपका जो होता है क्वेश्चन पेपर होता है। ठीक है, और 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सामान्य ज्ञान। ये 4 भागों में बटा होता है। सामान्य ज्ञान के 15 क्वेश्चन, साइंस के 15 क्वेश्चन, मैथ के 15 क्वेश्चन और रीजनिंग के 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका कॉम्बो हो जाता है 50 क्वेश्चनों का। ठीक है, 50 क्वेश्चनों का आपका पेपर बन के क्या होता है, तैयार होता है। तो भी स्टार्ट करते हैं फटाफट क्वेश्चनों की ओर। तो पहला हमारा टॉपिक हो जाता है सामान्य ज्ञान का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट इन क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, आपको बताना है। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था वह कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। पहले इसकी स्थापना याद होना चाहिए। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर। कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट हो जाती है। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। कभी थी? 28 दिसंबर 1885 में स्थापना हुई थी। किसने की थी ये भी आपको याद होना चाहिए। ए ओ ह्रोम। किसने? ए ओ ह्रोम ने की थी, ये भी आपको याद होना चाहिए। ए ओ ह्रोम ने इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, मगर जो अधिवेशन, इसका पहला अधिवेशन होने को था कहाँ पर? पुणे में, मगर वहाँ पर बर्ड फ्लू के अनुसार तो कहाँ फैल गया था? ठीक है, वहाँ बर्ड फ्लू फैल गया था तो उसको पोस्टपोन्ड कर दिया गया था। कहाँ पर? मुंबई में। ठीक है, तो ये मुंबई में जाके हुआ था फिर। ठीक है, वहाँ पर ट्रांसफर कर दिया था मुंबई में। तो इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? मुंबई में हो जाता है। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर। स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 में और ए ओ ह्रोम के द्वारा की गई थी। और स्वतंत्र जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सॉरी, उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, आपसे पूछ रखा है। ठीक है, तो वो कौन हो जाते हैं? फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था, जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय जो कांग्रेस जो थी उसके जो अध्यक्ष हो जाते हैं, ठीक प्रकार से कह सकते हैं अध्यक्ष, वह कौन थे आपको बताना है। ठीक है, तो वो आपके हो जाते हैं, आप कमेंट बॉक्स में आंसर देना है आपके लिए। ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? वंदे मातरम जो है किस पुस्तक से लिया गया है ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सभी लोगों का आंसर ऑप्शन राइट आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर आते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है तुम्हारा, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में कौन यात्री आया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय कह सकते हैं या फिर इसे विक्रमादित्य भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विक्रमादित्य भी यहाँ पर दे सकता है, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय का ही नाम विक्रमादित्य था। ठीक है, तो आपको बताना है चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के समय में भारत में कौन यात्री आया था। अगर मौर्य की बात करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज आए थे, मगर यहाँ पर पूछा चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य, तो कौन आए थे? आपके हो जाते हैं फाहायान। कौन जाते हैं? फाहायान हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ दे रखा है, ईवीएम का पूरा नाम क्या होता है? आपको बताना है, फुल फॉर्म बताइएगा इसके ईवीएम की। बिल्कुल, तो देखिएगा फटाफट इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। बिल्कुल सही। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, तो बिल्कुल राइट उनका आंसर हो जाता है। ठीक है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ पर कौन सा राइट होगा। हिंदू मुस्लिम की एकता बढ़ाने के लिए किस आंदोलन ने सहयोग दिया? आपको बताना है जो हिंदू मुस्लिम की एकता हुई थी उसमें जो आंदोलन में सहयोग दिया था एकता बढ़ाने में, आपको बताना है वह कौन सा आंदोलन था। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। फटाफट कौन सा राइट रहने वाला है? हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, तो कौन सा आपका आंदोलन हो जाता है? बिल्कुल, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर, खिलाफत आंदोलन।
जो किसने चलाया था, मोहम्मद अली और शौकत अली ने चलाया था 1919 में। कब चलाया था, 1919 में चलाया गया था। जलियांवाला बाग कांड हुआ था उसी समय चलाया गया था ये, ठीक है, खिलाफत आंदोलन। किसने, मोहम्मद अली और शौकत अली ने चलाया था, दो ने चलाया था। पूछ सकता है कि खिलाफत आंदोलन किस किस ने चलाया था, तो मोहम्मद अली शौकत अली ने चलाया था। कब चलाया था, 1919 में चलाया था। डेट भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, जलियांवाला बाग कांड हुआ था, उसके बाद ये चलाया गया था। आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था। देखो फिर वही क्वेश्चन जो मैंने पूछा था, वही क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है कि स्वतंत्रता के समय मतलब 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ था। उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे, वो आपको बताना है। जवाहरलाल नेहरू या पट्टामी सीतारमैया या JB कृपलानी या फिर हो जाता है पुरुषोत्तम दास टंडन। तो कौन सा हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है JB कृपलानी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि इसकी स्थापना कब हुई थी, 28 दिसंबर 1885 में हुई थी, ठीक है। रोम के द्वारा की गई थी। इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था मुंबई में हुआ था, पुणे में होने वाला था, मगर पुणे में फ्लू की बीमारी फैल गई थी, तभी उसे कहाँ कर दिया गया था आपके मुंबई में, ठीक है। और जब स्वतंत्र हुआ था भारत, उस समय इसके अध्यक्ष हो जाते हैं JB कृपलानी जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ दे रखा है रोजर फेडरर कहाँ के निवासी है। रोजर फेडरर जो है वो कहाँ के निवासी थे, यह आपसे पूछ रखा है। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दिए, कौन सा राइट आंसर रहने वाला है। रोजर फेडरर कहाँ के निवासी हो जाते हैं, तो बिल्कुल सही। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वे बिल्कुल राइट आंसर आते हुए, ठीक, कहाँ से हो जाएंगे, स्विट्जरलैंड से आपके हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पंडित कैलूचरण महापात्र यह नाम किससे जुड़ा हुआ है। पंडित कैलूचरण महापात्र यह नाम किससे जुड़ा हुआ है, ये आपको बताना है। यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग आंसर देते हुए कौन सा बिल्कुल राइट होगा। बिल्कुल जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर होते हुए ओडिसी नृत्य से संबंधित हो जाते हैं, ठीक है। ओडिसी नृत्य से यह संबंधित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, याद रखा है तुम्हारा रोबर्स कप किस खेल से संबंधित है। तो रोबर्स कप जो है वो किससे संबंधित है, आपको बताना है। यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। याद रखा है तुम्हारा राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है। तो वर्तमान में जो राज्यसभा के अध्यक्ष हैं वो कौन है ना, कौन हो जाते हैं, बताना है आपको, जो राज्यसभा के अध्यक्ष हैं, ठीक है। क्योंकि जो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक। कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पर जो उपराष्ट्रपति हैं वो कौन हो जाएंगे, आपको बताना है, वेंकैया नायडू है, ठीक है। तो वर्तमान में जो हमारे राज्यसभा के अध्यक्ष हो जाते हैं वो जाते हैं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, ठीक है, वर्तमान में। तो यहाँ पर पूछ रखा है तुमसे कि राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है, आपको बताना है। और जो राज्यसभा होती है वो कभी भंग नहीं होती है, क्योंकि इसमें 1/2 सदस्य प्रत्येक 2 साल के अंतर्गत 1/3 सदस्य 1/3 सदस्य जो होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष के अंतर से सेवानिवृत्त होते रहते हैं। इसलिए जो राज्यसभा होती है वो कभी भंग नहीं होती है, ठीक है। ये भी आपको याद होना चाहिए। लोकसभा भंग हो जाती है मगर राज्यसभा भंग नहीं होती है। उनका कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का जो सदस्य का कार्यकाल होता है वो भी आपका कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। यहाँ पर पूछ रखा है कितने सदस्य मनोनीत करता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। और वर्तमान में जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो कितने हो जाते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए, कितने हैं, 245, ठीक है। और बात करें टोटल कितने होते हैं, कुल कितने होते हैं, तो वो आपके होते हैं 250। अगर टोटल की बात करेगा तो 250 होते हैं, वर्तमान में बात करेगा तो 245 होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है तुम्हारा कि लोकसभा की सदस्य संख्या है। तो वर्तमान में पूछ रखा है कि लोकसभा की सदस्य संख्या है, मतलब वर्तमान में जो है इस समय वो बताना है, ठीक है। तो वर्तमान में कौन सी हो जाती है आपसे पूछ रखा है, तो बताएगा सभी लोग। टोटल की बात करते हैं तो कितनी है, 552 है टोटल, ठीक है। और वर्तमान में बात करते हैं तो कितनी है, 545 आपकी हो जाती है। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 545, ठीक है। और टोटल की बात करेगा तो कितनी होती है, 552 होती है। राष्ट्रपति के अनुसार राज्यसभा में 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और लोकसभा के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो कौन हो जाते हैं, लोकसभा के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वह कौन हो जाते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। सभी लोगों का कहना है भाई कमेंट बॉक्स में लिखना है जो लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष है वो कौन है, JB मावलंकर, ठीक है। सॉरी JB मावलंकर तो पहले थे,
लोकसभा के जो प्रथम थे वो कौन थे? जीवी मावलंकर हो जाते हैं। और वर्तमान में कौन है? ओम बिरला जी हैं, वर्तमान में ओम बिरला हैं। अगर प्रथम महिला की बात करेगा तो वो आपके हो जाती हैं सीतारमण, सॉरी वह हो जाती हैं आपकी लोकसभा, है ना, वो हो जाती हैं मीरा कुमारी, ठीक है। अगर प्रथम महिला की बात करेगा, लोकसभा के प्रथम महिला की बात करेगा तो वो आपकी हो जाती हैं मीरा कुमारी। कौन हो जाती हैं? मीरा कुमारी आपकी हो जाती हैं, ठीक है। और बात करते हैं यहीं पर प्रथम अध्यक्ष की। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वहाँ से हो जाते हैं आपके मावलंकर। कौन हो जाते हैं? मावलंकर जी हो जाते हैं, लिख लेना, ठीक है। और जो वर्तमान में अगर बात करेगा तो कौन है? वो आपके हो जाते हैं कौन? वर्तमान में हो जाते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। अभी आपको मैंने बताया था, वो हो जाते हैं तुम्हारे वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला, सॉरी ओम बिरला नहीं है, वह आपके हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी आपको बताया भी था मैंने, ठीक है। इसको वर्तमान में आप देख लीजिएगा, अभी मैं आपको बताया था कौन हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ देखा है, उपराष्ट्रपति का नाम बताओ जो एक बार से अधिक कार्यकाल के लिए चुना गया हो। तो एक बार से अधिक कार्यकाल के लिए चुना गया हो, वह आपको बताना है, वह कौन सा हो जाएगा। तो बात करते हैं राधा कृष्णन, जो दूसरे नंबर के हमारे राष्ट्रपति हो जाते हैं। तो इन्होंने सिर्फ एक ही बार चुनाव लड़ा था, ठीक है। उसके बाद उपराष्ट्रपति बन गए थे, ठीक है। इन्होंने एक ही बार चुनाव लड़ा था और दूसरे नंबर के राष्ट्रपति हो जाते हैं। तो यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद 2 बार बने थे, 2 बार आपके राष्ट्रपति बने थे। कौन? राजेंद्र प्रसाद, जो प्रथम हमारे राष्ट्रपति हो जाते हैं। जाकिर हुसैन की बात करें, जाकिर हुसैन जो थे वो 2 साल इनका कार्यकाल रहा था और कार्यकाल के ही अंतर्गत ही है इनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। और वेंकट रमण की बात करते हैं तो वेंकट रमण तो ये तो नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। तो हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति होते हैं वो कौन है? राजेंद्र प्रसाद हैं, जो 2 बार चुनाव लड़े थे, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और यही बात करते हैं वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में जो आपके राष्ट्रपति हो जाते हैं वो कोविंद जी हो जाते हैं, 14वें नंबर के, ठीक है, बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं। और जो प्रथम महिला राष्ट्रपति थी वो कौन हो जाती हैं? प्रतिभा पाटिल जी। कौन से नंबर की? 12वें नंबर की राष्ट्रपति हो जाती हैं। और 2020 में जिसकी डेथ हुई है वो कौन हो जाते हैं? वो प्रणब मुखर्जी आपके हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, 2020 में जिस प्रधानमंत्री की डेथ हुई है वो कौन हो जाते हैं? आपके प्रणब मुखर्जी हो जाते हैं 13वें नंबर के राष्ट्रपति, ठीक है। तो सारी की सारी जानकारी आपको लिख लेना है। आगे बढ़ते हैं। हिमा दास किस राज्य की रहने वाली है? जो हिमा दास है वे किस राज्य की रहने वाली हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो हिमा दास हैं कौन? ये भी आपको याद होना चाहिए। हिमा दास जो है वो रनर है, कौन सी है? 400 मीटर की रनर है, ये भी आपको याद होना चाहिए। कितने की? 400 मीटर की जो है वो रनर हो जाती हैं आपकी 400 मीटर की। और ये हैं कहाँ से? तो ये असम से बिलोंग करती हैं। कहाँ से? असम से बिलोंग करती हैं। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दे रखा है अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? जो अटॉर्नी जनरल है उनकी नियुक्ति कौन करता है, आपको बताना है। जो वर्तमान में अटॉर्नी जनरल है वो कौन है? के वेणुगोपाल हो जाते हैं। कौन? के वेणुगोपाल है, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। के वेणुगोपाल आपके हो जाते हैं। पहले मैं याद करता हूँ उसके बाद आपको समझाता हूँ, कुछ भूल जाता हूँ तो उसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? के वेणुगोपाल हो जाते हैं अटॉर्नी जनरल, ठीक है। तो बात करते हैं, यहाँ पर पूछ रखा है इसकी नियुक्ति कौन करता है। तो इसकी जो नियुक्ति करता है वो आपके करता है कौन? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। जिसका आंसर भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आते हुए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा। यहाँ देखा है तुम्हारा पानीपत का तीसरी जो लड़ाई हुई थी 1761 में, वह किसने जीती थी, ये आपसे पूछ रखा है। तो सभी आपको याद होना चाहिए कौन कौन से युद्ध हुए थे। एक हुआ था 26 में, एक हुआ था 56 में, एक हुआ था 61 में। 1526, 1556, 1761। तो 1761 वाला पूछ रखा है। तो पहला किस किस के बीच हुआ था 1526 में? ये आपके हुआ था बाबर और लोदी के बीच, है ना। किसके बीच हुआ था? बाबर और लोदी के बीच हुआ था। यही बात करते हैं हम दूसरे वाले की, जो 1556 में हुआ था। ये किसके बीच हुआ था? हेमू और अकबर के बीच हुआ था। ये हुआ था आपके हेमू और अकबर के बीच हुआ था। और जो लास्ट बच जाता है थर्ड वाला, ये किसके बीच हुआ था? ये हुआ था मराठा और अब्दुली के बीच हुआ था, है ना। अब्दुली और मराठा के बीच हुआ था, अब्दाली, ठीक है। और किसके बीच हुआ था? मराठा के बीच हुआ था। इसमें क्या हुआ था?
अब्दाली जीत गया था और मराठा की क्या हुई थी, हार हुई थी। तो यहाँ पर बताना है किसने जीता था, तो किसने जीता था, अहमद शाह अब्दुल्ली ने जीता था। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिक तो मैंने बता ही रखी है, जो लोग शुरू से जुड़े होंगे उनको सारी की सारी ट्रिक अब तक याद हो गई होगी। ठीक है, अब यहाँ से साइंस क्वेश्चन देखेंगे, 15 क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। ठीक है, तो दे रखा है यहाँ पर 16 का आंसर दीजिएगा सभी लोग। यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, यहाँ दे रखा है तुम्हारा एक्यूपंक्चर क्या है। एक्यूपंक्चर होता क्या है आपको बताना है। हृदय का एक रोग होता है, या फिर ट्यूब का टायर की सफाई होती है, या फिर तुम्हारा सुइयों के माध्यम से उपचार होता है, या फिर हो जाता है तुम्हारा कैंसर के उपचार की विधि। तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, बिल्कुल जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। जो हो जाता है एक्यूपंक्चर, जिसके माध्यम से क्या होता है, सुइयों के माध्यम से उपचार किया जाता है, एक्यूपंक्चर कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाता है, यहाँ पूछ रखा है क्वेश्चन नंबर 17 कि पृथ्वी के चारों ओर गति करता हुआ रॉकेट भारहीन होता है क्योंकि। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने साइंस का जो लेक्चर लिया था उसमें सारा समझा रखा है, पूरा साइंस का लेक्चर डाल दूंगा। ठीक है, एक लेक्चर डाल रखा है, बाकी आपको और भी मिल जाएंगे। यहाँ दे रखा है पृथ्वी के चारों ओर गति करता हुआ रॉकेट भारहीन होता है क्योंकि। रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से बाहर होता है, बिल्कुल नहीं। फिर दे रखा है तुम्हारा रॉकेट पर लगने वाला बल, रॉकेट पर जो लगने वाला बल होता है गुरुत्व बल, गुरुत्व बल जो होता है वो अभिकेंद्र बल के रूप में प्रयुक्त हो जाता है। बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, बिल्कुल क्या हो जाती है, सही बात हो जाती है। जो हमारी पृथ्वी होती है इसके ऊपर रॉकेट कहाँ जाता है, रॉकेट जाता है अंतरिक्ष में। रॉकेट कहाँ जाता है, अंतरिक्ष में। जिस प्रकार से चंद्रमा यहाँ पर होता है तो लटका होता है वो, मगर भारहीन होता है, वो बस क्या करता है, परिक्रमा करता रहता है। इसी प्रकार से रॉकेट पर लगने वाला बल जो होता है गुरुत्व बल, जो पृथ्वी की ओर लगता है, खिंचाव करता है, जो पृथ्वी की ओर खिंचाव करता है वो अभिकेंद्र बल के रूप में, मतलब ऊपर की, क्योंकि सूर्य कहाँ पर है, सूर्य यहाँ पर है। सूर्य की ओर कौन सा बल लगता है, पृथ्वी से सूर्य की ओर कौन सा बल लगता है, ये अभिकेंद्र बल लगता है ना। केंद्र कौन सा है, सूर्य ही तो केंद्र है, क्योंकि सूर्य के ही चारों ओर तो पृथ्वी घूमती है इस प्रकार से। तो सूर्य क्या है, केंद्र है। तो अभिकेंद्र बल कहाँ लगता है, सूर्य की ओर खिंचाव करता है, और पृथ्वी अपनी ओर गुरुत्वाकर्षण बल करती है। जब गुरुत्व बल जो होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वो अभिकेंद्र बल के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तभी जो वस्तु हो जाती है वो भारहीन हो जाती है, मगर उसका जो द्रव्यमान होता है वो स्थिर रहता है, मगर जो वस्तु होती है वो क्या हो जाती है, भारहीन हो जाती है। ठीक है, बीच में आ जाती है तब। तो इसलिए कह सकते हैं कि रॉकेट पर लगने वाला बल जो होता है गुरुत्व बल, वो अभिकेंद्र बल के रूप में क्या हो जाता है, प्रयुक्त हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर है। तो इधर का एक खाली बर्तन को पानी से भर दिया जाए तो उसकी आवृत्ति क्या होगी, आपको बताना है। आवृत्ति होती क्या है, आवृत्ति होती है किसी बर्तन में मैं कह सकता हूँ कि किसी द्रव को डाला जाता है तो उसमें जितनी बार कंपन होता है वह उसकी क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। तो यहाँ पर दे रखा है एक खाली बर्तन को पानी से भर दिया जाए तो उसकी आवृत्ति क्या होगी, बढ़ती है, कम होती है, या फिर दे रखा है समान रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो पता है आपको क्या करेगी, कंपन क्या करेगा भाई, ज़्यादा बढ़ेगा उसमें, है ना। परतें बनेंगी तो कंपन क्या करेगा भाई, ज़्यादा करेंगे, अणु उसमें चलेंगे तो क्या हो जाएगी भाई, आवृत्ति जो होगी वो बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा, आवृत्ति जाएगी बढ़। ठीक है, बिल्कुल जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, मसूड़ों में होने वाली बीमारी है। मसूड़ों में होने वाली बीमारी किसके कारण होती है, विटामिन सी के कारण होती है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। एस्कॉर्बिक एसिड किसका हो जाएगा, ये स्कर्बी से होता है। ठीक है, स्कर्बी जो होता है एस्कॉर्बिक एसिड के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। रैकेट सूखा से होगा, बेरी बेरी बी से हो जाता है, और रतौंधी आपको विटामिन ए से देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ दे रखा है एक पदार्थ में किसी द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस पदार्थ की होती है, क्या होती है, ये आपको बताना है। ठीक है, सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। एक पदार्थ में किसी द्रव्यमान का 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए जिस ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा बिल्कुल नहीं, जल तुल्यांक बिल्कुल नहीं, मॉलर विशिष्टता बिल्कुल नहीं, उसे ऊष्माधारिता कहते हैं।
क्या कहते हैं, ऊष्माधारिता कहते हैं। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है भाई बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 21। यहाँ रखा है पहाड़ों पर दाल देर से गलती है क्योंकि, एक बात बताएगा, जहाँ पर वायुमंडल ही कम होगा वहाँ पर दाल कैसे जल्दी गल जाएगी, है ना। वायुमंडल का दबाव भी क्या करता है, इस पर असर डालता है। तो यहाँ पर बात करते हैं ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी के कारण, बिल्कुल नहीं, ये हो जाएगा वायुमंडल दाब के कारण। ठीक है, वायुमंडल दाब जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि आपको पता है सब पृथ्वी की सतह पर सबसे ज़्यादा वायुमंडल दाब होता है। ठीक है, उसके बाद जितना ऊपर बढ़ते रहोगे वायुमंडल दाब कम होता रहेगा, जितना अंदर बढ़ते रहोगे वायुमंडल दाब क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। पृथ्वी की सिर्फ सतह होती है, वहीं पर वायुमंडल दाब जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है भाई राइट आंसर आते हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर दीजिएगा। यहाँ दे रखा है निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है आपको बताना है, बिल्कुल। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा जिसके माध्यम से कोई प्रदूषण नहीं फैलता है, गैर परंपरागत स्रोत कौन सा हो जाएगा, सौर ऊर्जा आपकी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर। देखते हैं 23। 1 किलोग्राम पानी में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है आपको बताना है। ठीक है, 1 किलोग्राम पानी में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा होती है वो 1 किलो कैलोरी होती है। कितनी होती है, 1 किलो कैलोरी होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है भी बिल्कुल राइट आंसर आते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 24। यहाँ दे रखा है विजातीय आवेशों के माध्य लगने वाला बल जो होता है वो क्या होता है आपको बताना है। विजातीय आवेशों के माध्य लगने वाला जो बल होता है वह क्या होता है। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गुरुत्व बल हो जाएगा, नाभिकीय बल हो जाएगा, चुंबकत्व बल हो जाएगा। क्योंकि विजातीय आवेशों की बात कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, आवेश। तो यहाँ पर आवेश की बात का चुंबकीय बल तो होगा नहीं, ना गुरुत्व बल होगा, ना भी नाभिकीय बल होगा। यहाँ पर कूलाम हो जाएगा, क्योंकि आवेश किस पर होते हैं, विद्युत पर। तो कूलाम का आकर्षण बल हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल राइट। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है भी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आवेश किस पर होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पे होते हैं ना, तो वहाँ पर कूलाम वगैरह ये काम करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। यहाँ रखा है मनुष्य द्वारा संश्लेषित विटामिन कौन सा है। मनुष्य द्वारा संश्लेषित है, मतलब स्वयं से लेषित है। ठीक है, स्वयं से लेषित विटामिन कौन सा है आपको बताना है। मनुष्य द्वारा स्वयं से लेषित विटामिन जो है वह बताना है कौन सा हो जाएगा। विटामिन के हो जाएगा, विटामिन ए, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट हो जाएगा, तो बताएगा यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो मनुष्य खुद बनाता है, जो विटामिन मनुष्य खुद बनाता है उसका शरीर, वह पूछ रखा है स्वयं संश्लेषित विटामिन कौन सा है, जो स्वयं निर्माण होता है मनुष्य के शरीर के अंदर, तो वो कौन सा होता है, विटामिन डी होता है। जो धूप के कारण क्या करता है, मनुष्य का शरीर खुद बनाता है विटामिन डी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा प्राथमिक रंग कौन से होते हैं। तो आपको मैंने ट्रिक बताई थी प्राथमिक रंग की। आपने अपना झंडा देखा होगा, तिरंगा देखा होगा, सबसे ऊपर कौन सा होता है, केसरी, है ना, केसरी होता है, केसरी होता है। केसरी कैसा होता है, लाल ही तो होता है। तो सबसे पहले तो हो जाएगा लाल, लाल इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद होता है हमारा बीच में बिल्कुल सफ़ेद। मगर सफ़ेद में एक रंग होता है जो आपने देखी होंगी, 24 तीलियाँ होती हैं। ठीक है, इसमें जो रंग होता है चिन्ह का, जो कौन सा होता है, नीला। ठीक है, कौन सा होता है, नीले रंग का चक्र होता है। तो दूसरे रंग का हो जाएगा नीला। नीला यहाँ पर भी है और नीला यहाँ पर भी है। तीसरा आपने देखा होगा, तीसरा कौन सा होता है, हरा। मगर हरा यहाँ पर नहीं है, हरा कहाँ दे रखा है, यही। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, प्राथमिक रंग हो जाएगा। ये हमारी ट्रिक हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 27 का आंसर कौन सा हो जाएगा। यहाँ देखा चुंबकीय क्षेत्र मापने का यंत्र कौन सा होता है आपको बताना। चुंबकीय क्षेत्र किससे मापा जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र एक तो वेबर से मापा जाता है, एक मात्रक वेबर होता है, और एक कौन सा होता है, ग्रॉस होता है। तो यहाँ पर देखना है ग्रॉस मीटर, एक ही दे रखा है, बाकी कोई नहीं हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मात्रक आपने पढ़े होंगे तो बिल्कुल आराम से निकाल सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 का देखिएगा। यहाँ दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस पर जल के जलने की अपेक्षा भाप से जलना क्या है, अधिक खतरनाक है, कम खतरनाक, समान खतरनाक, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, अधिक खतरनाक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, यहाँ दे रखा है चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या होता है, वो आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। चूहों के
विष का जो रासायनिक नाम होता है वो कौन सा होता है? तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है भाई, बिल्कुल राइट आंसर आते हुए जिंक फास्फेट होता है। क्या होता है? जिंक फास्फेट आपका हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 30 का आंसर दीजिएगा। विद्युत धारा की इकाई है, विद्युत धारा की इकाई कौन सी होती है आपको बताना है। आवेश की कूलाम हो जाएगी, ठीक है, चुंबकीय फैराड हो जाएगी, ये भी नहीं होगा, ठीक है, और न्यूटन बल का हो जाता है तो तो होगा नहीं, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कूलाम प्रति सेकंड। विद्युत धारा की एम्पीयर भी होती है और कौन सी होती है? कूलाम प्रति सेकंड भी इसका आंसर हो जाएगा। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है भाई, बिल्कुल राइट आंसर आते हुए। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो आपको 15 क्वेश्चन हो जाते हैं, फिर 5 क्वेश्चन रीजनिंग के देखेंगे, ठीक है, सबको देखने वाले हैं। तो फटाफट बढ़ते हैं मैथ के सेशन की ओर। तो ये फटाफट आंसर देते रहना है, ठीक है, साथ में क्या करना है? साथ में भाई आंसर देते रहना है, ठीक है। तो बताएगा भाई, पहले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाता है, ठीक है। 31 का आंसर दीजिएगा सभी लोग। 31 का आंसर कौन सा हो जाएगा? यदि x प्लस बाई बराबर 4 और एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बराबर 8 है तो x माइनस बाई का मान क्या होगा, यहाँ से पूछ रखा है, ठीक है। x माइनस बाई का मान क्या होगा, सभी लोगों को बताना है। यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है, बताएगा भाई यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। देखो एक यहाँ पर कह क्या रहा है, यहाँ पर x प्लस बाई बराबर कह रहा है 4, ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बराबर क्या कह रहा है? 8। पूछ रखा है कि x माइनस बाई बराबर क्या होगा, यही तो पूछ रखा है आपसे। तो एक बात बताइएगा, इन दोनों को कैसे ऐड करूं जो इतना आए, और इन्हीं दोनों की कैसे मल्टीप्लाई करूं जो कि कितना आए? इतना आए। तो यहाँ पर मैं क्या रख सकता हूँ? ध्यान से ऑप्शनों में देखो, ऑप्शन में ऐसा क्या रख सकता हूँ मैं, जो कि सॉरी ऑप्शनों में से नहीं, माइंड से सोचो, मैं यहाँ पर क्या रख सकता हूँ जो कि 4 आए दोनों को ऐड करके, और जब स्क्वायर करूँ तो इनका क्या आए? 8 आए। तो यहाँ पर मैं रख सकता हूँ 3 रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, छोटी संख्या 3, और यहाँ पर 1। दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा ना? आ जाएगा बिल्कुल। और मैं अगर 3 की क्यू करूँगा और मैं 1 की क्यू करूँगा, 3 की क्यू कितनी होती है? 3 की क्यू होती है 9, और 1 की क्यू होती है 1। अगर मैं माइनस करूँगा तो दोनों कितना आएगा? 8। इसका मतलब जो मैंने मान रखे हैं बिल्कुल राइट हो जाते हैं। एक तो हो जाएगा 3, और एक कितना हो जाएगा? हो जाता है 1। पूछ क्या रखा है? x माइनस बाई बराबर क्या होगा? तो x मैंने कितना माना था? 9, और बाई मैंने x मैंने कितना माना था? x माना है 3, और बाई कितना माना है? 1। तो यहाँ पर 3 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसे माइंड से करना था, इसे माइंड से करना था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो जाता है आपका, ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। 2 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है, माइंड से थोड़ा कर दोगे तो भाई माइंड थोड़ा लगाना पड़ेगा क्वेश्चनों पर, ठीक है। तो सॉल्व करना है, मेरे साथ रहना है तो भी सॉर्ट करना है, ठीक है। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए रहा भी अच्छा खेल गए, ठीक है। वो तो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 22। देखो यहाँ देखा है, एक कमरे की लंबाई दे रखी है 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर। कमरे की दीवारों पर 75 सेंटीमीटर चौड़ा कागज लगाने पर का जो खर्चा है वो कितना दे रखा है? दे रखा है तुम्हारा 10 रुपये प्रति मीटर की दर से। तो कुल खर्च जो होगा वो आपसे पूछ रखा है कितना रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर बताना है कौन सा बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक बात बताइएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मैं क्षेत्रफल निकालूंगा, ठीक है, क्षेत्रफल निकालूंगा, और मैं क्या करूँगा? कमरे की दीवार पर जो इतने सेंटीमीटर बाई का लग रहा है उससे मैं क्या कर दूंगा? उसे भाग दे दूंगा, ठीक है, उससे मैं क्या कर दूंगा? भाग दे दूंगा। तो मुझे निकल आएगा कि प्रति वर्ग मीटर वहाँ पर निकल आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। क्योंकि प्रति वर्ग मीटर मुझे पर निकालना है, खर्च भी मीटर में दे रखा है, मगर यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो इसे मैं क्या करूँगा? मीटर मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? कमरे का क्षेत्रफल बटे, कमरे का क्षेत्रफल बटे जो उस पर कागज़ लगाया जा रहा है उसका क्षेत्रफल, ठीक है, तभी जो निकल के आ जाएगा वो हमारा प्रति वर्ग मीटर निकल के यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, कि इतना वर्ग मीटर हमारा पूरा बन जाता है। उसके बाद हम 10 से कर देंगे मल्टीप्लाई, जो टोटल खर्च होगा हमारा निकल के आ जाएगा। तो बस वही करना है। अगर मैं कमरे का क्षेत्रफल ज्ञात करूँ, कमरे का क्षेत्रफल अगर मैं ज्ञात करूँगा तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा तुम्हारा 10 मल्टीप्लाई 5 है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई मैंने वही कर दिया। ये तो हो जाता है मेरे कमरे का क्षेत्रफल। यही बात करूं जो हो जाता है कागज का क्षेत्रफल, कागज का जो क्षेत्रफल है, चौड़ा कागज, इतने मीटर चौड़ा कागज दे रखा है, ठीक है, 75 सेंटीमीटर चौड़ा कागज, ये 75 सेंटीमीटर दे रखा है चौड़ा कागज, प्रति मीटर की बात यहाँ पर बात हो रही है। तो 75 मल्टीप्लाई 75 होना चाहिए फिर तो, है ना, 75 मल्टीप्लाई 75 होना चाहिए। 75 को 100 में चेंज करूँगा फिर तो मैं, रुकिएगा थोड़ा सा, ठीक है।
हाँ तो भाई इसे कैसा करेंगे, देखो इसे इस प्रकार से किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है तुम्हारा कमरे का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 10 लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई मैंने लिख दिया। और कमरे की जो दीवार का जो है जो खर्चा है वो कितना रखा है, इतने सेंटीमीटर चौड़ा लगाते हैं तो 10 रुपये खर्च करना पड़ते हैं, तो इतने से भाग दे दूंगा तो टोटल निकल के आ जाएगा कितने प्रति मीटर हो जाएगा, बिल्कुल। तो मैं क्या करूँगा, 75 सेंटीमीटर से भाग दे दूंगा, मेरे क्या निकल के आ जाएगा, कमरे का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, कमरे का, ठीक है। कमरे का जो क्षेत्रफल होगा वो निकल के आ जाएगा किस में, वो निकल के आ जाएगा तुम्हारा प्रति मीटर में, ठीक है। प्रति मीटर में निकल के आएगा ये, प्रति मीटर में। और फिर मैं 10 रुपये प्रति मीटर का खर्च है उससे 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये किस में दे रखे हैं, ये दे रखे हैं तुम्हारे सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करूँगा तो क्या करूँगा, मुझे 100 से भाग देना पड़ेगा। जब यहाँ 100 लिख दूंगा तो ऐसा करके यहाँ ना लिख के मैं कहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। ऊपर आ जाएगा, वो वैसे ऊपर आएगा। अब इसे काट देते हैं, ठीक है। काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 से काटेंगे तो 25 बार, फिर 5 से काटेंगे तो कितना बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 से काटूंगा तो कितनी बार, 2 बार, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 200 वर्ग मीटर, ठीक है, आ जाएगा 200 वर्ग मीटर आपका हो जाता है। मगर यहाँ पर बात करें प्रति वर्ग मीटर का जो खर्चा है वो कितना है, 10 रुपये है। तो यहाँ पर जो टोटल आया है हमारा 200 वर्ग मीटर आया है, और प्रति वर्ग मीटर का खर्च है 10 रुपये। जब 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, वह आपका 2000 रुपये आ जाएगा। तो 2000 रुपये जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो भी अच्छा खेल गए हैं, ठीक है। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो लोग क्या हुए, अच्छा खेल गए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ठीक है। 33 का सभी लोग आंसर देते हुए 33 का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर 33 कह रहा है हल करना है, बस आराम से हल कीजिएगा। यहाँ पर कितना दे रखा है, 8 × 6 ब्रैकेट में दे रखा है 2/3, भाग में दे रखा है तुम्हारा 4/9 और मल्टीप्लाई 2 कितना दे रखा है 3, पूछ रखा है क्या होगा इसका मान। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हो जाएगा 8 × 6, ठीक है, ब्रैकेट में 2/3 दे रखा है। इसे जब अपोजिट कर देंगे तो क्या मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, 9 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2/3, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 0, बराबर पूछ रखा है। तो ये सारे किस में है, सारे किस में हो गए, सारे हो गए मल्टीप्लाई में। ब्रैकेट जाएगी हट, है ना, ब्रैकेट क्या जाएगी अब ब्रैकेट जो है भाई, ब्रैकेट जाएगी हट, है ना। सब मल्टीप्लाई में आएगा तो मल्टीप्लाई में हो ही जाएगा सभी। तो ब्रैकेट को हम क्या कर देते हैं, ब्रैकेट को देते हैं हटा, ठीक है ना। तो ब्रैकेट को जब हम हटा देंगे तो सब किस में आ जाएंगे, मल्टीप्लाई में आ जाते हैं सभी। अब इन्हें काट लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। काटोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, देखो भाई, है ना। 3 से काटूंगा तो 3 3 कितना हो जाएगा 9, 3 से 3 कट जाएगा, 3 एकम 3। 2 से काटूंगा तो 2 दूनी 4, 2 से काटूंगा 2 से ये कट जाएगा, बचेगा कितना 8 × 6 बचेगा। तो कितना आ जाएगा, 8 छंग कितना हो जाएगा 48 हो जाता है। 8 छंग कौन सा हो जाएगा 48, 48 ऑप्शन में दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो ऑप्शन में भी नहीं दे रखा है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है वो भी यहाँ पर अच्छा खेल गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर बताना है सभी लोगों को। यहाँ दे रखा है तुम्हारा 34, यदि एक बेलन की त्रिज्या दुगनी हो जाए तो उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा, ये आपसे पूछ रखा है। एक बेलन की त्रिज्या है, मैंने बेलन की त्रिज्या R1, पहले बेलन की त्रिज्या मैंने मान ली 1, फिर बेलन की त्रिज्या दूसरी कह रहा है कितनी कर दी जाए, दुगनी कर दी जाए। तो 1 का दुगना करूँगा तो 2 हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाती है दूसरे बेलन की त्रिज्या। अब मैं मान लेता हूँ जो दुगनी कर देते हैं तो 2 तब होती है, ठीक है। बेलन का जो आयतन होता है वो सूत्र कौन सा होता है, वो होता है तुम्हारा πr² होता है बेलन का आयतन। ये बन का हो जाता है, फिर मान लेते हैं πr²h, ठीक है, ये 2 का हो जाता है जब बढ़ जाती है, दुगनी हो जाती है तब। तो पाई से पाई कट जाएगी, h से h कट जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ बचेगा R1² और यहाँ बचेगा R2²। R1 का मान कितना दे रखा है 1, तो 1 की स्क्वायर हो जाएगी। R2 का मान कितना दे रखा है 2, तो 2 की स्क्वायर। इसे सॉल्व करूंगा तो 1 आ जाएगा, और 2 दूनी 4, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। कितने गुना है यहाँ पर देखें तो दे रखा है कितने गुना बढ़ जाएगा, तो बड़ा है कितना, एक तो था ही, एक तो यहाँ पर था ही, ठीक है, एक तो ये खुद है, एक तो इसमें, तो 3 ही तो बड़ा होगा, 3 ही तो बड़ा होगा। कितने गुना बड़ा है, तो आप कहोगे यहाँ पर 3 गुना बड़ा है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा पी, बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ पर मुझे रखा है कितने गुना बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर एक तो खुद होगा ये, और 3 ही तो बड़ा होगा, 3 ही तो बड़ा होगा तभी तो 4 होगा, तो बिल्कुल, तो कितने गुना बढ़ गया, 3 गुना बढ़ गया। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी
वो भाई कैसा हुए, अच्छा खेल गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा 35 दे रखा है। सही विकल्प चुनना है। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, 9 10 स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, आपको याद होना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा, तो एक तो आपको फार्मूला तो पता ही होगा। ठीक है, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए जो होता है उसका मान कितना होता है, 1 होता है। ये फार्मूला तो आपको पता ही होगा। ठीक है, इस फार्मूले में पुट करना है बस। तो 9 दे रखा है और क्या दे रखा है तुम्हारा, सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाता है, ज्ञात करना है। तो 9 में मान लेता हूँ कॉमन, तो क्या बचेगा मेरा, यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, और इसका जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो 9 मल्टीप्लाई 1 बराबर कितना हो जाएगा, ज्ञात करना है। तो जो हमारा आ जाएगा वो 9 ही निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो हमारा 9 ही निकल के आ जाता है आंसर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है भाई, वो लोग यहाँ पर अच्छा खेल गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ दे रखा है तुम्हारा 25/81 की दे रखा है तुम्हारा 1/2। ठीक है, घात दे रखी है। कैसे करेंगे, तो इसे हम क्या कर देते हैं, अंदर वाले को स्क्वायर बना देते हैं। ठीक है, स्क्वायर में बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 25 होता है 5 का स्क्वायर, और जो होता है 81 है। ठीक है, 81 है वो किसका हो जाएगा, 9 का स्क्वायर। दोनों की क्या हो जाएगी, होल स्क्वायर, और इनका जो घात दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 1/2। तो एक इसमें हो जाएगी मल्टीप्लाई में, तो 2 से 2 जाएगा कट, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5/9 हमारा हो जाएगा आंसर। तो कहाँ दे रखा है, 5/9 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो लोग यहाँ पर अच्छा खेल गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ दे रखा है यदि 2/5 क्विंटल चावल की कीमत 180 रुपये हो तो 4/6 क्विंटल चावल की कीमत क्या होगी, आपको बताना है। ठीक है, तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। 2/5 क्विंटल चावल की कीमत 180 रुपये है तो 4/6 क्विंटल चावल की कीमत जो होगी वो कितना दे रखी है। एक बात बताइएगा, यहाँ पर दे रखा है यहाँ पर दे रखा है तुम्हारा 2/5 क्विंटल की जो कीमत दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 180। पूछ रखा है कि 4/6 क्विंटल की जो कीमत होगी वह कितनी रहने वाली है, यही तो पूछ रखा है। तो मैं 1 क्विंटल की निकाल लेता हूँ। अगर मैं 1 क्विंटल की यहाँ पर वैल्यू निकालूंगा तो क्या करूँगा, यहाँ पर 180 को 2/5 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो जो मेरा निकल के आ जाएगा एक की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी 180, 5 हो जाएगा, चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, बटे कितना आ जाएगा 2, यही तो आ जाएगा। पूछ रखा है कि 4/6 का क्विंटल का चावल का मान क्या हो, जब 1 बराबर इतने के, तो मैं आपके 180 मल्टीप्लाई 5 बटे अगर 2 में मल्टीप्लाई कर दूंगा 4/6 का, तो मेरा मान ज्ञात हो जाएगा किसका, 4/6 का हो जाएगा ना। बस यही मुझे निकालना है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, कितना आने वाला है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितने से कटेगा, 6 दूनी 12, 6 3 आ जाएगा 18, ये 30 बार जाएगा। 2 से कटेंगे, 2 दूनी 4 जार जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो जो हमारा हो जाता है 4/6 क्विंटल जो है उसका मान हो जाता है 300 रुपये। तो यहाँ पर आंसर देखो कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 300 रुपये। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वो भी अच्छा खेल गए हैं। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 38 दे रखा है तुम्हारा। समलंब चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा होता है, क्या होता है, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा, कौन सा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो समलंब चतुर्भुज होता क्या है, ट्रोपोज बीम जो होता है वो होता क्या है। ठीक है, जो ट्रोपोज बीम होता है वो होता क्या है, वो होता है ये वाली, ये वाली, ये वाली, इस प्रकार से बनता है तुम्हारा समलंब चतुर्भुज। ठीक है, जिसमें ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली। ठीक है, पूछ रखा है कि आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा होता है, कैसा होता है, समांतर तो होगा नहीं, समांतर तो होगा नहीं ना, ये समान है, ये बड़ी है, ये छोटी है, ये बड़ी है, फिर ये छोटी है, फिर ये बड़ी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समानांतर होती है। कैसी होती है, समानांतर, ध्यान रखना, समानांतर होती है, समांतर नहीं होती है, समानांतर होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, मतलब जैसी ये होगी वैसे ही ये होगी,
ये ऐसी है तो ये भी ऐसी होगी, ये ऐसी है तो ये भी ऐसी होगी, है ना। तो मतलब ये है समानांतर होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो भी अच्छा खेल गए हैं यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। यहाँ दे रखा है तुम्हारा सेक्स साइड का मान कितना होता है। अब सेक्स साइड का मान क्या होता है ये आपको पता ही होगी, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर तो आप दे ही सकते हो, ठीक है ना। कौन सा होगा बताइएगा। 10 का होता है तुम्हारा, 10 का क्या होता है, साइन कॉस टेन कॉट। अब सेक हो जाएगा, सेक हो जाता है तुम्हारा 2 3 2 2, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो भी यहाँ पर अच्छा खेल गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। 40 का आंसर देना है। क्वेश्चन तुम्हारा क्या रखा है, एक कक्षा के कुल छात्रों में से 1/4 छात्र प्रताप हाउस में और 3/10 छात्र रंजीत हाउस में तथा 3/20 छात्र शिवाजी हाउस में पढ़ते हैं। बाकी बचे 18 छात्र चंद्रगुप्त हाउस में पढ़ते हैं। कक्षा में कुल छात्रों की जो संख्या है वो आपको बताना है कितनी है। एक बात बताइएगा, जो 1/4 छात्र हैं वो तो पढ़ते हैं तुम्हारे प्रताप हाउस में, ठीक है। और जो हो जाते हैं तुम्हारे 3/10 छात्र जो हैं वो किस में पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं तुम्हारे रंजीत हाउस में। और फिर दे रखा है तुम्हारा 3/20 छात्र हैं वो किस में पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं तुम्हारे शिवाजी हाउस में। और बाकी जो बचे वो 18 छात्र बचे, ठीक है। अब वो कहाँ पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं तुम्हारे चंद्रगुप्त हाउस में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो बाकी जो निकल के आएगा उसे हमें निकालना है। उसे हमने निकाल दिया तो हम पूरा निकाल लेंगे, बिल्कुल। तो हम क्या करते हैं, इन सब का एलसीएम मान लेते हैं। इन सब का एलसीएम कितना है 20, ठीक है। तो 20 हम नीचे रख लेंगे और बाकी ऊपर देख लेते हैं अभी कितने रहने वाले हैं। यहाँ अगर 20 रखूँगा तो ये किससे जाएगा, 4 पंजे 20, ठीक है। 4 पंजे कितना जाएगा 20, तो ये आ गया 5 प्लस 10 से काटूंगा 4, क्योंकि 20 हमने माना है तो 20 ऊपर हो जाएगा, ठीक है। 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो 6 यहाँ पर आ जाएगा। इसको देखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, देखो यहाँ पर भी 20, तो 20 से 20 कट जाएगा, आएगा कितना 3। अगर मैं टोटल छात्र की बात करता हूँ, यहाँ पर टोटल छात्र कितने हुए, तो 6 और 5 कितने होते हैं, 6 5 होते हैं 11, 11 और 3 कितने होते हैं 14। यहाँ पर तो 14 छात्र निकल के आए हैं, कितने 14 छात्र यहाँ पर निकल के आए हैं। और नीचे टोटल छात्र कितने रखे हैं 20 छात्र। जो नीचे वाली होती है वो कैसी होती है, वास्तविक संख्या होती है, मतलब जो थी। तो यहाँ पर टोटल छात्र जो थे वो कितने थे 20 थे। मगर अब तक जो हमारे पी में, मतलब पी क्या है, प्रताप हाउस और आर रंजीत हाउस और शिवाजी हाउस, उसमें टोटल जो पढ़ते हैं वो कितने पढ़ते हैं 14 बच्चे पढ़ते हैं। तो बचे कितने, आप कहोगे बचे हैं 6 बच्चे। जो 6 बच्चे हैं वो किस में पढ़ते होंगे, जो 14 छात्र बचे हैं चंद्रगुप्त हाउस में पढ़ते होंगे। तो 6 बराबर दे रखा है तुम्हारे 18 के। तो निकालना किसके है, टोटल छात्र, कुल छात्र कितने, कुल छात्र कितने होते हैं, वास्तविक संख्या अपने आप में 20। तो 20 बराबर निकालना है, तो 1 बराबर कितने के हो जाएगा, 6 बार 6 कितना हो जाएगा 18, 1 बराबर 3 के। तो 20 बराबर कितने के हो जाएगा, तो 20 बराबर हो जाएगा, अगर 3 में 20 की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, मतलब 60 छात्र हो जाएंगे टोटल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वो भाई यहाँ पर अच्छा खेल गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर बताना है, 41 का कौन सा हो जाएगा। यहाँ दे रखा है 1534 में कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि यह 31 का पूर्ण भाजक बन जाए, ठीक है। 31 का पूर्ण भाजक बन जाए। तो यहाँ पर आप कैसे करोगे इसको बताइएगा। देखो पहली बात, इस क्वेश्चन में आप कुछ नहीं कर सकते सिवा इसके डिवाइड करने के। तो हम 31 से डिवाइड करके देख लेते हैं किसको, 1534 को, ठीक है। करते हैं 31 से डिवाइड, तो कितनी बार जाएगा, तो पहले 4 बार चला जाएगा, है ना। 3 चौक 12, हाँ 4 बार चला जाएगा। 4 को देखो, 4 एकन 4 और 4 3 12, कितना बचेगा, तो आप कहोगे यहाँ पर आपका बच जाएगा 13 में से 4 का बचा कितना 9, और यहाँ पर 4 में से 2 के बचे कितने 2, 29 बच जाता है। मैंने 4 उतार लिया। अब कितनी बार जाएगा, 9 3 27, 9 बार चला जाएगा। 9 बार कर लेते हैं, 9 एकम 9 और 9 3 27, घटाएंगे तो कितना आएगा, तो घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आने वाला है, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 14, अब 5 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा, 8 में 7 गया 1, तो कितने बचते हैं 15 बचते हैं, 15 बचते हैं। तो वो यह कह रहा है कितना जोड़ा जाए, यहाँ पर कह रहा है कितना जोड़ा जाए, यहाँ पर तो शेष बचा 15,
तो जोड़ें कितने जो कि 31 हो जाए। तो आप कहोगे कि 31 में से अगर 15 घटा दूंगा तो मेरे पास पता हो जाएगा कितना, 18 आंसर हो जाएगा यहाँ निकल के, है ना, 18 ही आएगा। 31 है, सॉरी यहाँ पर 31 दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर कितना दे रखा है, 31 में से क्या घटाना है, 15 घटाना है। 31 में 15 घटाएंगे तो कितना, 11, 11 में से 5 क्या 6 बचेगा, यहाँ पर 16 आएगा आंसर, ठीक, कौन सा आएगा, 16 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर आते हुए इसी प्रकार से क्वेश्चन करेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन हो जाता है आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, 42। याद रखा है, वह संख्या ज्ञात करें जिसमें 6 जोड़ने पर इतने 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 का पूर्ण भाजक बन जाए। यह संख्या इनमें से कौन सी संख्या में 6 जोड़ें जो कि वह संख्या इन सबसे पूर्णता कट जाए, ये पूछ रखा है बस, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ ऑप्शन नंबर ए में जोड़ता हूँ, ऑप्शनों को देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। ऑप्शनों में अगर मैं 605 में अगर 650 में 6 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 656 हो जाएगा, बिल्कुल। अगर मैं 550 में 6 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 556 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर मैं 850 में 6 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 856 हो जाएगा, 856 हो जाएगा। अगर मैं 750 में 6 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 756 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि इनमें एक से सारी संख्या काट के देख लेते हैं। पहले 27 को काटेंगे, 27 को 2 भाग में डिवाइड करो, कितना हो जाएगा, 9 3 27। 9 और 3 से अगर कोई संख्या कट रही है तो वो 27 से डिवाइड होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। तो पहले 9 से कर लेते हैं, 9 से कौन संख्या डिवाइड है। अगर 9 का भाजकता करने में क्या होता है, सभी संख्याओं का योग अगर 9 से करता है तो वो संख्या 9 से कटती है। अगर यहाँ पर मैं करूँ 6 दूनी 12, 12 और 5 कितना हो जाएगा, 12 5 17, 17 कभी 9 से कटती है, नहीं कटती, तो ये हो नहीं सकता। इसको देखो, 5 5 10 6 16, 16 9 से कटता है, बिल्कुल नहीं कटता, ये भी 9 से नहीं कटेगा, तो 27 से भी नहीं कटेगा। फिर बात करते हैं यहाँ पर, ये 8 8 5 13, 8 5 कितना हो जाएगा, 8 5 13, 13 और 6 कितना हो जाएगा, 19, 19 कभी 9 से कटता है, बिल्कुल नहीं कटता, तो ये भी नहीं होगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 6 5 11, 6 5 11, 11 और 7 कितना हो जाएगा, 18, 18 9 से करता है, बिल्कुल करता है, 3 से करता है, बिल्कुल करता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है वो भाई क्या खेल गए हैं, अच्छा यहाँ पर खेल गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन से चेक करो, बहुत जल्दी आंसर निकल के आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 43। यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान क्या होगा, आपसे पूछ रखा है। तो आपको इसमें पता होगी, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, देखें कैसा आंसर होगा इसका। यहाँ दे रखा है tan थीटा प्लस cot थीटा, है ना, tan थीटा प्लस cot थीटा जो दे रखा है बराबर दे रखा है तुम्हारा कितना, 2। अगर मैं इसे चेंज करूँ यहाँ पर, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा यहाँ पर लिख सकता हूँ ना, 1/tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2। इससे इसकी मल्टीप्लाई करूँगा, नीचे एक मान लेते हैं, इससे इसकी करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और बटे में क्या हो जाएगा तुम्हारा tan थीटा और बराबर कितना आ जाएगा, 2। इसे जब इसमें सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस 1 होगा और बराबर में क्या आ जाएगा, इससे इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2 tan थीटा क्या बचेगा, 2 tan थीटा यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पर ले जाते हैं ऊपर साइड में, ठीक है। जब यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर दे रखा है tan स्क्वायर थीटा और प्लस दे रखा है 1। और जब मैं इसे इधर ले जाऊँगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 2 tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, इतना हो जाएगा। अब ये किसका फार्मूला होता है, यहाँ पर स्क्वायर लगा लोगे तो ये किसका फार्मूला होता है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा ए प्लस बी की होल स्क्वायर का फार्मूला होता है कौन सा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आपने सुना होगा, है ना, -2ab। तो यही फार्मूला इसमें पुट हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा ए और बी की जगह कौन सा हो जाएगा, ए और बी की जगह ये आ जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा tan थीटा प्लस 1 ये क्या हो जाएगी, तुम्हारी स्क्वायर हो जाएगी, बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो tan थीटा जो बराबर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वह आपका हो जाएगा 1, ठीक है। कितना हो जाएगा tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर पूछ रखा है तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है 13113, है ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा tan थीटा बराबर को, tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा यार, tan थीटा बराबर हो जाएगा 1, यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है। tan थीटा बराबर 1 आएगा स्क्वायर
नहीं, बन ही आएगा, ठीक है, बन आएगा। जब इसे टेन थीटा का मान कितना होता है, टेन टेन बन का मान कितना होता है, जो टेन बन का मान आपका होता है, ठीक है, टेन थीटा जो बन का मान होता है वो कितना होता है, 45 अंश होता है, ठीक है, तो आपको पता ही होगी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वो भी बिल्कुल अच्छा आंसर आ रहा है उनका, वो लोग अच्छा खेल गए हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका होगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाता है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 44। दे रखा है 10 व्यक्ति एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं तो 20 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन पूरा करेंगे। MDH मसाले से करना है, इसे आराम से कर सकते हो, ठीक है, वही MDH, ठीक है, MD M1 D1 H1 बटे कितना W1, ठीक है, और बराबर M2 D2 H2 बटे कितना हो जाएगा तुम्हारा W2। तो ये हमारा फार्मूले पुट कर देना है ना, M माने कितना मैन, D माने दिन, H माने घंटे, W माने क्या होता है वर्क, बस पुट कर देते हैं। दे रखा है तुम्हारा 10 व्यक्ति तो 10 मैन, ठीक है, और 20 दिन में तो 20 दिन में एक काम को, एक काम है तो वर्क कितना है, एक दे रखा है, समय नहीं दे रखा है, घंटे नहीं दे रखे हैं तो कुछ भी कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद दे रखा है 20 आदमी उसी काम को, मतलब एक काम को कितने दिन में करेंगे, तो डी बराबर में निकालना है। तो एक से एक तो कट ही जाएगा, 20 से कट जाएगा 20, तो बचेगा कितना, डी बराबर बचेगा तुम्हारा 10 दिन, ठीक है, कितना बचेगा 10 दिन। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वही क्या कर गए हैं, अच्छा खेल गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का जो हो जाएगा हमारा कौन सा आंसर रहने वाला है। यहाँ दे रखा है एक पार्क की लंबाई चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 3:1 है। पार्क की परिधि दे रखी है तुम्हारी 320 मीटर है। पार्क की भीतरी दीवार की और 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है। रास्ते को बनाने का कुल खर्च जो है वो 1.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। तो लागत बताना है, लागत कितनी आएगी, ठीक है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन, आपको फार्मूला ही मैंने बता रखा है इसका कौन सा। पहले लंबाई चौड़ाई को हम याद करते हैं। लंबाई और चौड़ाई को पहले हमें निकालना पड़ेगा, है ना, लंबाई और चौड़ाई को निकालना पड़ेगा। तो लंबाई चौड़ाई फटाफट निकालेंगे। परिधि दे रखी है तुम्हारी, एक बताएगा एक पार्क है, इसी प्रकार से तो पार्क होगा, उसकी परिधि मतलब ये और ये समान होती हैं, ये और ये समान होती हैं। परिधि मतलब होता है चारों भुजाओं का योग। चारों भुजाओं का योग हमारा कितना दे रखा है, ये दे रखा है तुम्हारा 320। मगर हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सिर्फ इस भुजा का और इस भुजा का, मतलब आधे का। तो दो का घन ज्ञात करने पर कोई लंबाई चौड़ाई हमें निकालना है। इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, और लंबाई प्लस जो चौड़ाई निकल के आएगी वो हमारी कितनी आ जाएगी, इसे 2 से काटूंगा तो कितनी आ जाएगी, 2 एकम 2 जाएगा, 2 छंग 12, 160 निकल के आ जाती है लंबाई और चौड़ाई। और यहाँ पर लंबाई चौड़ाई का अनुपात दे रखा है कितना, 3:1। तो इनको जब ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 4, और दोनों को ऐड करके जो कितना आया है 360। तो 4 बराबर कितने के दे रखा है 160 के। तो 1 बराबर कितने के हो जाएगा, 1 बराबर जो हो जाता है तुम्हारे 4 चौक 16, 40 के हो जाता है 1 बराबर। तो मुझे लंबाई निकल आएगी, चौड़ाई निकल आएगी। तो लंबाई दे रखी है 3 और चौड़ाई दे रखी है 1, तो 1 बराबर दे रखा है 40 के, तो 3 बराबर कितने के हो जाएगा। तो जो लंबाई हो जाएगी वो 1 बराबर 3, 1 बराबर 40 को 3 बराबर कितना हो जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा, 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 कितना हो जाएगा 12, 120 मीटर हो जाता है। 120 मीटर हो जाती है तुम्हारी लंबाई। तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई 1, तो 1 बराबर कितना रखा है 40, तो 40 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 40 मीटर। तुम्हारी लंबाई आ जाती है 120 मीटर और चौड़ाई आ जाती है तुम्हारी 40 मीटर। पूछ रखा है कि इतने मीटर रास्ता है, ठीक है, भीतरी की ओर कि 2 मीटर चौड़ा क्या है रास्ता है। तो मैंने इसका एक आपको फार्मूला बताया था, कौन सा, एक ट्रिक बताई थी मैंने, इसकी ट्रिक लिख लेना, ठीक है। क्या बताई थी, ये बताई थी तुम्हारी 2n ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस 2n, ये हमारा हो जाता है, ठीक है, रास्ते का क्षेत्रफल। क्या हो जाता है, रास्ते का यहाँ पर क्षेत्रफल हो जाता है। तो रास्ते का क्षेत्रफल फटाफट निकाल लेते हैं कितना आने वाला है, ठीक है। तो 2n मतलब क्या होता है, n मतलब होता है रास्ते की चौड़ाई, मतलब 2 मीटर, ठीक है। तो n बराबर जो हो जाता है वो 2 मीटर दे रखा है यहाँ पर रास्ते की चौड़ाई। अब इसमें पुट कर देना है, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई n कितना दे रखा है 2, तो 2 ब्रैकेट लंबाई कितनी हो जाती है 120, चौड़ाई कितनी हो जाती है 40, और दोनों का 2, और n कितनी है तुम्हारी, n दे रखी है तुम्हारी 2, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, इन दोनों करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 160, और माइनस कितना हो जाएगा 4। जब इसे सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर कितना आने वाला है, तो 4 ब्रैकेट जो आपका आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 156, है ना, 56 आ जाएगा। जब इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 4 छंग 24 के 4 आ जाएंगे, यहाँ से लगे 2, 4 पंजे 20, 2 22, यहाँ से लगे 2, 4 एकम 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 624 आ जाएगा। 624 वर्ग मीटर आपका हो जाता है, 624 वर्ग मीटर, ठीक है, वर्ग मीटर।
और यहाँ पर ये रास्ते का क्षेत्रफल है, रास्ते का, यह ध्यान रखना किसका है, रास्ते का क्षेत्रफल का है। यहाँ दे रखा है जो रास्ते का खर्च बनाने में है वो कितना है, वो दे रखा है 1.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर। इतना वर्ग मीटर रास्ते का क्षेत्रफल निकल के आया है और 1.5 गुना उसका करना है, तो 1.5 गुना इसका कर देते हैं फटाफट। कौन सा आंसर हो जाएगा, 1.5 गुना करिएगा, इसका आंसर कौन सा होगा, 1 गुना तो ये है, आधा और कर लो तो आधा कितना हो जाएगा, आधा इसको देख लेते हैं, 1.5 गुना आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐसा करो 6 2 4 को कितने कर देते हैं, 1.5 गुना मतलब 150 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 624, तो वही होगा और आधा और होगा, ठीक है। तो आधा कितना हो जाएगा आपका, आधा हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 3 6, इतना ऐड हो जाएगा और, तो कितना हो जाएगा 4 2 कितना हो जाएगा 6 और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 6 3 कितना हो जाएगा 9, तो 936 रुपये आपका हो जाएगा इसका खर्च। तो इसका खर्च कहाँ दे रखा है 936, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वो भाई यहाँ पर अच्छा खेल गए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हो जाती है तुम्हारी सामान्य बुद्धिमत्ता, जहाँ से आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। रीजनिंग, तो रीजनिंग से देख लेते हैं फटाफट। तो पहले क्वेश्चन का बताना है रीजनिंग का, ठीक है। 46 यह दे रखा है, सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है, सीरीज का क्वेश्चन आगे यहाँ पर कौन सा आने वाला है, तो बताना है यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा। दे रखा है 17, फिर 15, फिर 13, फिर 11, फिर 9, तो ये क्या चल रही है, विषम संख्या चल रही, तो इससे पहले विषम संख्या कौन सी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो जिन लोग का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर। आगे देखो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ दे रखा है यदि 15 अगस्त को लाल किला, तो 26 जनवरी को कहाँ होगा आपको बताना है। जो अभी आपका 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है, 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है, तो जो परेड होती है वो कहाँ होती है, 15 अगस्त को लाल किला पर होती है, ठीक है। मगर 26 जनवरी होती है वो कहाँ होती है, इंडिया गेट पर होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर कौन सा हो जाएगा 48। यहाँ जरा किसी सांकेतिक भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है तो इतने को क्या लिखेंगे, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन हो जाता है, तो बताइएगा यहाँ पर कौन सा आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो कुछ नहीं है, पहले से लिख लेते हैं, DECEMBE और कितना देखा है आर, किस में चेंज कर रहा है, किस में चेंज कर रहा है, ये RDEEVCME में चेंज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज हो क्या रहा है, पहले तो ये देखो, देखो यहाँ पर जो आर है वो कहाँ पहुँच गई, बिल्कुल शुरू में पहुँच गई, बाकी आर है नहीं। डी की बात करें, एक ही डी दे रखी है तो डी कहाँ गई, यहाँ पर आ गई, ठीक है बिल्कुल। सी को मत जाओ भी, सी को बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर देखो सी दे रखी है, सी यहाँ पर, सी में जाओ, सी कहाँ दे रखी है, यहाँ पर। एम एक है तो एम कहाँ दे रखा है, एम दे रखा है तुम्हारा यहाँ पर। उसके बाद करते हैं तो लास्ट में ई दे रखी है और यहाँ पर भी 3 ई हैं। बी कहीं देखिए, बी ये है तो बी कहाँ पर है, बी देखो ये है। अब बाकी ई तो 3 है तो ई हम लगा नहीं सकते, उसे हम छोड़ेंगे भी, ठीक है, सिर्फ इतने को ही देखेंगे। तो यहाँ पर क्या दे रखा है तुम्हारा FEBRUAR और क्या दे रखा है बाई। जो लास्ट का होगा वो कहाँ पहुँच जाएगा, पहले पहुँच जाएगा, तो बाई तो आने वाली है पहले। एफ जो आ जाएगा दूसरे नंबर पे, तो एफ कहाँ जाएगा, यहाँ पर। तो वाई एफ तो होने वाला है, ठीक है। तो वाई एफ तो सभी में दे रखा है। उसके बाद जो जो लास्ट में है वो कहाँ है, लास्ट से पहले चौथा नंबर है, चौथा नंबर आया है लास्ट से पहले, तो 1 2 3 4, तो ये कौन सा है, लास्ट से पहले है चौथा नंबर, लास्ट से पहले चौथा नंबर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यू। तो इसका मतलब सेकंड नंबर पे यू होगा, तो सेकंड नंबर पे बी है, यहाँ तो होगा नहीं। सेकंड नंबर पे आर है तो यू ही नहीं होगा। अब इन दो में से एक होगा, ठीक है, बात रही है। अब आगे देखो और भी कुछ मिलता होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो थर्ड नंबर पे है वो कहाँ पर है, थर्ड नंबर पे है वो आपका हो जाता है चौथे नंबर पे। अब थर्ड नंबर पे है वो कहाँ पे है, चौथे नंबर पे, तो कहाँ जाएगा, ए आ जाएगा यहाँ पर। यू के एक के बाद कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा ए। अब यू के एक के बाद यहाँ पर ए आया है, बिल्कुल सही है, मगर यू के अपोजिट ए दे रखा है तो बिल्कुल गलत है, पास में नहीं होगा, वो एक छोड़कर होगा। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वही अच्छा खेल गए हैं यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा। यहाँ दे रखा है तुम्हारा 49 दे रखा है, ई बी की बहन है, ए सी का पिता है, बी सी का पुत्र है, तब ए का ई से क्या संबंध है ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर आंसर बताना है, यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखा है तुम्हारा ई बी की बहन है, जो ई है वो किसकी है, बी की है बहन, तो एक पीढ़ी में है, बिल्कुल सीरीज में लिख लेंगे, और बहन है तो माइनस से कर देंगे, ठीक है। फिर दे रखा है ए सी का पिता है, जो ए है वो सी का क्या है, पिता, तो यहाँ पर ऐसे कोई मिल नहीं रहा है तो उसे छोड़ेंगे भी, इसे सेव कर रखेंगे, होल्ड पे रखेंगे। आगे देखते हैं बी सी का पुत्र है, बी जो है वो सी का पुत्र है, तो सी कहाँ होगा, ऊपर होगा क्योंकि सी का पुत्र है बी,
तो पुत्र है तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। सी का जेंडर अभी मालूम नहीं है कौन है। उसके बाद दे रखा है कि ए सी का पिता है। जो ए है, ए एक पीढ़ी और भी होगा क्योंकि पिता है, तो ए जो है वो सी का क्या है, पिता है। पूछ रखा है तब ए का ई से, जो ई से किसके पीछे है, ई के, तो ई से पूछ रहा है कि ए जो है वो कौन है उसका, तो बताना है कौन हो जाएगा। तो वो आपका हो जाता है इसके पिता के पिता कौन हो जाएंगे, इसके दादा हो जाएंगे। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नाना दे नहीं रखा है। नाना भी हो सकता था, क्या पता ये फीमेल होती, मगर नाना नहीं दे रखा है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वो भी यहाँ पर अच्छा खेल गए हैं, ठीक है। अब लास्ट एक क्वेश्चन हमारा बचता है, लास्ट क्वेश्चन फटाफट आंसर दीजिएगा। दे रखा है मैं 10 मीटर पूर्व में चलता हूँ, तो आपको पता है मैं दिशा हर बार बताता हूँ, यहाँ पर पूर्व होता है, यहाँ पर पश्चिम होता है, यहाँ पर होता है उत्तर, यहाँ पर होता है दक्षिण। मैं 10 मीटर पूर्व में चलता हूँ, 10 मीटर कहाँ चला, पूर्व में। इसके बाद उत्तर दिशा में चलता हूँ और 20 मीटर चलता हूँ, उत्तर दिशा में चला और 20 मीटर में यहाँ पर चला। अब बाएं मुड़ता हूँ और 10 मीटर चलता हूँ, बाएं मुड़ता हूँ और 10 मीटर चलता हूँ, तो फिर इसी के बराबर में पहुँच गया, है ना। कह रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में हूँ, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में हूँ ये पूछ रहा है, तो किस दिशा में हूँ, उत्तर की ओर हूँ, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, उत्तर की ओर हूँ। तो ऑप्शन नंबर, जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वो बिल्कुल भाई राइट आंसर आ रहा है, ठीक है। तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वो भी अच्छा खेल गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन जो हो जाते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। जिस किसी का स्कोर यहाँ पर 40 प्लस स्कोर रहा है, तो फ्रेंड्स वो कमेंट बॉक्स में क्या करना है भाई, लिखना है कि हमारा 40 प्लस स्कोर रहा है। और फ्रेंड्स एक महत्वपूर्ण सूचना, फिर वही महत्वपूर्ण सूचना, अगर किसी को राम सिंह यादव प्रैक्टिस सेट ना, ये जो 50 प्रैक्टिस सेट जो आते हैं बुक आती है, अगर वह किसी को लेना है तो ओनली आपको 25 रुपये में दी जा रही है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से खरीद सकते हैं। अगर आपको राम सिंह यादव की बुक खरीदना है तो वो भी आपको, जो बुक होती है राम सिंह यादव की जो बुक होती है वो भी आपको ओनली 25 रुपये में दी जा रही है, ठीक है। तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। तो दोनों की दोनों बुकों का कॉम्बो ओनली 50 रुपये में हो जाएगा। अगर आप उसे बुक स्टोर से खरीदोगे तो कम से कम 250 रुपये पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से आराम से खरीद सकते हो, ठीक है। बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से परचेस कर सकते हो। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। तो फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत।